Good morning, friends. I am Khyati Patel from Ishwamik Vidyalaya. Today we are going to start with first chapter number 1, Introduction to Computers. Computers are multi-purpose machine that can be used to solve variety of problems in different field. कंप्यूटर क्या है? एक मल्टीपर्पज़ मशीन है जिसका यूज़ आप लोग डिफरेंट फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता देख रहे हो. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. सो द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वर्किंग of a typical computer. वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर. कंप्यूटर जो वर्क करता है उसका वर्किंग कैसे है, उसका वर्क फ्लो कैसे है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो जैसे आपका कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करता है, जैसे आपके दूसरे डिवाइस है जैसे कि प्रिंटर है वो आपका प्रिंट करने का काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटिंग करने का काम करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है. अब वो जो कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइंस दे दी जाती है. ठीक है. बाद में दिस गाइडलाइन का यूज़ करके कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए वो गाइडलाइन को यूज़ कंप्यूटर करता है. सो वो वन ओनली नीड्स टू सिस्टमेटिकली डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइन फॉर द टास्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम. These guidelines are generally written in a simple language called English, and this guideline is known as algorithm. This guideline is known as algorithm, and computers, once given the proper set of instruction, can perform the operation, can perform different types of operation. मतलब क्या? तो आप लोग कंप्यूटर को किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए एक गाइडलाइन लिख के देते हो. वो गाइडलाइन जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है और वो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है और उस गाइडलाइन को एल्गोरिथम बोला जाता है. ये चीज़ कैसे लिखते हैं, इसको कैसे आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ोगे. नाउ वंस द कंप्यूटर इज़ गिवन द डेटा, the step-by-step instruction, then it performs the computations and generates the result. The set of data and instruction provided by the user is called an input. अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपकी आती है इनपुट की डेफिनेशन. इनपुट की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आपको बुक में से आपकी टेक्स्ट बुक में से देख के आपकी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है. The set of data and instruction. It is known as set of data and instructions provided by the user to the computer. It is called an input. Computer processes this input and present the result to the user. कंप्यूटर क्या करता है? इस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो यूज़र के सामने दिखाता है. एंड द रिज़ल्ट इज़ नोन एज आउटपुट. रिज़ल्ट को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं. ठीक है. सो द सिंपल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सोन एज वी हैव टू फर्स्ट गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. सबसे पहले आपको कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है. उस इनपुट के ऊपर आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद आपको वो आपका रिज़ल्ट दिखाता है. इसे आप लोग आउटपुट बोलोगे. सो द वर्क फ्लो, टिपिकल वर्क फ्लो ऑफ अ कंप्यूटर इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये वर्क में ही आपका कंप्यूटर वर्क करता है. Now, it is not compulsory to repeat the instruction and enter the large amount of data every time when we use the computer. ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको बार बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डेटा देने पड़ते हैं. We can store the data and instruction within the computer itself.
आप लोग कंप्यूटर के अंदर ही डेटा और इंस्ट्रक्शन का स्टोरेज करके रख सकते हो। एंड द लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द मशीन इज़ कॉल्ड योर मशीन लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज आपकी है मशीन लैंग्वेज। जैसे हम लोग गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज समझते हैं, वैसा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। ये मशीन लैंग्वेज के अंदर आप लोग बाद में यही 9th स्टैंडर्ड के अंदर बाद में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करोगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, उसके अंदर क्या आता है। ये चीज़ें आप लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ओके, सो the instruction in the machine readable format called the program is stored in the computer। ये मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, उस स्टोर हुई इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड प्रोग्राम बोलते हैं। और ये स्टोर करने का जो पूरा कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट बोलते हैं। ओके, सो वी कैन स्टोर द डेटा इन द कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक is the simple application, some application that shows the use of computer in different areas। यहाँ पे बुक के अंदर कुछ आपकी ऐसी एप्लीकेशन दिखाई गई है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता हो, वैसी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। आप लोग देखते हो तो हर एक जगह पे आपका कंप्यूटर का यूज़ होता हुआ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई गई है टिकट रिजर्वेशन, बैंक ऑपरेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मीन्स आपके कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ें होती है। एंटरटेनमेंट पर्पस, मतलब हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो पर्पस के लिए। फिर टीचिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, स्पेस एप्लीकेशन के लिए, कुछ पब्लिश न्यूज़पेपर ऐसा कुछ पब्लिश करने के लिए, रोबोटिक्स के लिए, ईमेल और चैटिंग के लिए, और है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। मतलब आप लोग ऐसा बता सकते हो कि अब आप लोग हर एक जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता हुआ देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये जो मॉडल है वो मॉडल आपके वर्क फ्लो के ऊपर डिसाइड होता है। वो आपका मॉडल वर्क फ्लो के ऊपर से बनाया गया है। जो वर्क फ्लो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इनपुट आता है, उसके बाद प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर उसका सिंपल मॉडल के अंदर इनपुट देने के लिए वहाँ पे आपको इनपुट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? इनपुट यूनिट की। ठीक है, इनपुट यूनिट। The input unit mechanisms helps us in feeding the data as well as instruction into the computer, and this mechanism is known as input unit। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है उसे आप लोग इनपुट यूनिट बोलोगे। और डिवाइसेस यूज्ड फॉर द इनपुट पर्पस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट के लिए आपके जो इनपुट करने के लिए आपके जो डिवाइस यूज़ होते हैं उसे आप लोग क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस बोलोगे। ठीक है, इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं उसे आप लोग क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस बोलोगे। उसके कुछ एग्जाम्पल, सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। इसका यूज़ करके आप लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, इनपुट प्रोवाइडेड टू द इनपुट मैकेनिज्म इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये जो इनपुट हम लोग कीबोर्ड और माउस से देते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जाके स्टोर होता है एंड फर्दर प्रोसेस्ड बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर। बाद में वो प्रोसेसर के थ्रू उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है एंड द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड टू द यूज़र थ्रू द आउटपुट मैकेनिज्म कॉल्ड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के मैकेनिज्म से आपके आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आपका रिजल्ट
डिस्प्ले होता है। एंड जनरली एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर। ठीक है, ये आपका एक आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। तो ये इनपुट यूनिट किसे कहते हैं और आउटपुट यूनिट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट के अंदर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, वो देख के आपको आपकी नोटबुक के अंदर उस डेफिनेशन को लिखना है। द इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ओके, एंड इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल आपके कीबोर्ड और माउस है। नेक्स्ट भी हम लोग बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ओके, नाउ द अनदर वे टू इनपुट डेटा इज रीडिंग थ्रू द बारकोड रीडर। अगर आप लोगों ने बारकोड रीडर देखा होगा तो इससे भी आपके डेटा इनपुट होते हैं। वो बारकोड रीडर क्या है, तो अगर आप लोग कहीं पे भी शॉप में गए होंगे या तो मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पे से आप लोग कोई चीज़ परचेस करते हो, तो उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, वो प्राइस आपके कंप्यूटर के पास उस चीज़ को रखते हैं और वो कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस रीड कर लेता है और बाद में आपका बिल बन जाता है। तो ये जो है वो एक शॉपकीपर जो है वो एक छोटा सा डिवाइस यूज़ करता है, या तो छोटी सी चिप वहाँ पे यूज़ होती है। तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलोगे, बारकोड रीडर। मतलब हर एक चीज़ के ऊपर एक रीडर लगाया हुआ रहता है, जिसे आप लोग बारकोड रीडर बता सकते हो, जो वहाँ पे वैल्यू को रीड करता है और बाद में आप लोग उसे इनपुट यूनिट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों ने बोला कि आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर जो होता है, वो प्रोसेसर वहाँ पे प्रोसेस करता है। ठीक है, अब once the input is collected via the input devices, the input is needed to be stored in the computer memory। जैसे आप लोग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हो, वहाँ पे आपका इनपुट वहाँ पे स्टोर होना चाहिए। और वो इनपुट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी रिटेन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन and for a short duration and for a long time. Okay, so now we are going to learn about the next topic, memory and control unit. So we are going to learn different types of computer memory. Here we are having two types of computer memory. One type of computer memory store the data for short period of time, and the second type of computer memory store the data for long period of time। ठीक है, कुछ मेमोरी डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करती है और कुछ मेमोरी डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करती है। ओके, अब जो आपकी मेमोरी शॉर्ट टाइम के लिए डेटा का स्टोरेज करती है, वो शॉर्ट टाइम मतलब कितना, मतलब कब तक वो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा रहता है, तो जब तक आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करते हो, मतलब बंद नहीं करते हो, या तो फिर आपके कंप्यूटर का पावर कट नहीं होता है, तब तक आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रहता है, वो डेटा शॉर्ट टाइम के लिए ये मेमोरी के अंदर रहता है। ठीक है, तो इस टाइप की मेमोरी को आप लोग वॉलेटाइल मेमोरी बता सकते हो। ठीक है, इसका नेम है वॉलेटाइल मेमोरी। इसे आप लोग क्या बोलोगे, वॉलेटाइल मेमोरी। इट स्टोर द डेटा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सच मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी को दूसरे प्राइमरी मेमोरी के नेम से भी जाना जाता है, और ये डेटा का शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज करती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टेम्पररी मेमोरी ऑल्सो। उसे टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, और ये आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है। क्या है, आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है। तो ये सारी मेमोरी एक ही है, वॉलेटाइल, प्राइमरी, टेम्पररी एंड मेन मेमोरी। ठीक है, अब जब आप लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो, द कंटेंट विल रिमेन इन द मेन मेमोरी टिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ और रीसेट द कंटेंट विल बी लॉस्ट। जैसे आप लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो, वैसे उसके अंदर के कंटेंट निकल जाते हैं। सो
टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, अगर आपको लॉन्ग टाइम डेटा का स्टोरेज करना है देन यू नीड सेकेंडरी मेमोरी। तो डेटा को लॉन्ग टाइम स्टोरेज कौन सी मेमोरी करती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है, तो इस मेमोरी को आप लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बता सकते हो। ठीक है, तो द डिवाइसेस दैट यूजेस द सेकेंडरी मेमोरी, जो डिवाइसेस ये सेकेंडरी मेमोरी का यूजेज करते हैं, दैट डिवाइसेस आर नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलोगे। जो डिवाइसेस डेटा का स्टोरेज लॉन्ग टाइम के लिए करती है उस डिवाइस को आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलोगे। क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल है आपके कंप्यूटर के अंदर आई हुई हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात करेंगे। हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर नोन एज secondary storage devices. Okay, now as compared to your primary memory, the secondary storage is non-volatile, slow, less expensive and large in capacity. ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है या तो कुछ भी कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत होती है, तो वो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ALU के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? ALU। द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU stands for arithmetic logic unit. The arithmetic and logical computations are performed by a unit called ALU. Besides the ALU, there is a CU also. There is a control unit also. CU stands for control unit, which manages the execution of instruction and control the operations of other components of a computer. कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट को ऑपरेट करने का काम कौन करता है? ये CU करता है। एंड ALU and CU together form CPU, that is your central processing unit. ठीक है, CPU, ALU and CU together form central processing unit, which is also called as brain of a computer. CPU is known as brain of computer. अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाई गई है कि CPU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट इज़ नॉर्मली अ विजुअल स्क्रीन कॉल्ड अ मॉनिटर. मॉनिटर के ऊपर आपका आउटपुट दिखाया जाता है। इस आउटपुट यूनिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट है उसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाया गया है, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ इनपुट दिखाई गई है। कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है, फिर बाद में यह जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU है, उसके अंदर दो चीज़ आती है, कंट्रोल यूनिट और ALU। कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है और ALU एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। बाद में यहाँ पे प्रोसेसिंग होके जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है और ये एक आउटपुट आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। और कंप्यूटर मेमोरी इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी स्टोर द डेटा फॉर short period of time and secondary memory store the data for long period of time.
तो इतना टॉपिक था आपका ये मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। वी कैन से दैट एडवांटेजेस of a computer, characteristics और advantages of a computer। कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहला फर्स्ट एडवांटेजेस है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेशन। मीन्स कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ गिवन टास्क। No, or once a data instruction is given, it starts its processing without the human intervention. Next, your advantage is second is your accuracy. Accuracy means computers are able to perform complex arithmetic and logical computations with the highest accuracy. यहाँ पे आपके कंप्यूटर के जो ये आउटपुट आता है, वो जो आपको आउटपुट जनरेट करके दिखाता है, वो आउटपुट कभी रॉन्ग नहीं होता, वो आपको एग्जैक्ट आउटपुट डिस्प्ले करता है। ये एक्यूरेसी के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपका एक फुल फॉर्म आता है GIGO। GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या? तो अगर आप लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ रॉन्ग इनपुट डालते हो तो वहाँ पे उसका आउटपुट भी कैसा आएगा? रॉन्ग आएगा। रॉन्ग इनपुट से आपके आउटपुट पे भी वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो रॉन्ग इनपुट डालोगे तो उसका आउटपुट रॉन्ग आएगा। इट इज़ नोन एज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। नाउ नेक्स्ट थर्ड एडवांटेजेस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो सेकेंडरी मेमोरी डेटा का लॉन्ग टाइम स्टोरेज करती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क। यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और वो एक ना एक टास्क बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव। तो वैसे टास्क भी आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। और लास्ट उसका एडवांटेज बताया गया है प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी क्या है, ये आप लोग नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर आके आओगे तब आप लोग देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर सकता है, प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो आपके एडवांटेजेस है, वो आपको यहाँ पे बुक के अंदर वापस से दिखाए हैं। ये कंप्यूटर है, वो आई एम फास्ट मतलब वो फास्ट है, आई एम एक्यूरेट मीन्स वो एक्यूरेट है, आई एम ऑटोमेटिक मीन्स वो ऑटोमेटिक है, आई कैन रिमेंबर स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब वो डेटा का लॉन्ग टाइम स्टोरेज करता है, एंड आई एम प्रोग्रामेबल मतलब वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। अब इस चैप्टर के अंदर आई हुई एक छोटी सी बेसिक टर्म जिसके अंदर शायद से आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे आपको जब आप लोग कंप्यूटर सीखते हो तब आपको ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में बताया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में आपको बताया जाता है। तब आप लोग ऐसा बोलते थे जब आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया और सबसे पहले आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सिखाई गई, तब आप लोग ऐसा बोलते थे कि कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट जिसको हम देख सकते हैं उस चीज़ को हार्डवेयर बोलते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट जिसको हम देख नहीं सकते उस चीज़ को आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सो हियर ऑल्सो द सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन stored in a computer। ठीक है, the logical prepared task using an algorithm is known as software, and software refers to the organized collection of computer program। software is a collection of computer program। ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन है जिसे आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हो, और इस प्रोग्राम को आप लोग देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। ये प्रोग्राम सिर्फ अपना वर्क करता है, सो इट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर।
वैसे ही सॉफ्टवेयर की जैसे ही हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर आर सच एंटिटीज लाइक योर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू and other devices. These devices are known as hardware, and hardware is a physical part of your component. So the hardware is known as physical part of कंप्यूटर, जिसे आप लोग देख सकते हो, जिसे आप लोग टच कर सकते हो, ऐसे पार्ट को आप लोग क्या बोलोगे? हार्डवेयर बोलोगे। और सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपके चैप्टर के अंदर लास्ट डेफिनेशन दिखाई गई है, फ्रॉमवेयर। अब ये वर्ड आप लोगों ने शायद से पहली बार सुना होगा। फ्रॉमवेयर क्या है? तो फ्रॉमवेयर है software instruction many times comes integrated along with the hardware. Since such software is closely coupled with the hardware, it is known as firmware. When the software is embedded with the hardware, it is known as firmware. मीन्स उसकी बेसिक सिंपल डेफिनेशन, जब आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी चीज़ के अंदर साथ में मिलती है, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलते हैं, उस चीज़ को आप लोग फ्रॉमवेयर बताओगे। ठीक है, मीन्स सॉफ्टवेयर इस चीज़ के अंदर क्या होगा? फ्रॉमवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इज क्लोजली कपल्ड विथ हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ जहाँ पे देखने को मिलती है, उस चीज़ को आप लोग फ्रॉमवेयर बताओगे। उसके मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ, इसे आप लोग फ्रॉमवेयर बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन आपको दिखता है, उसे आप टच भी कर सकते हो, तो ये आपका हार्डवेयर हुआ। और वॉशिंग मशीन आपके कपड़े वॉश करने का काम करता है, मतलब वहाँ पे वो अपना वर्किंग भी करता है, तो वो वर्किंग करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे उसके अंदर यूज़ होता है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वर्क करता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से करता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको देखने को मिलती है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, इसीलिए इस चीज़ को आप लोग फ्रॉमवेयर बता सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका एग्ज़ाम्पल फ्रॉमवेयर का है आपके ट्रैफिक लाइट्स, जहाँ पे भी आपको दोनों चीज़ देखने को मिलती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आप लोग बता सकते हो डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसे आप लोग एज अ फ्रॉमवेयर बता सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपको साथ में मिलता है, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलोगे? फ्रॉमवेयर बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। जो मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर नोट्स लिखी है अभी, वो आपको नोट्स को भी साथ में रखना है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है, और जो भी यहाँ पे डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करके आपकी कंप्यूटर की एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर लिखनी है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे वीडियो में समझाई है वो आपकी सारी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ को आप लोग अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन देख के आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करोगे। और दूसरा, ये चैप्टर नंबर 1 के पीछे जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 17 है, वो सारे 17 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके वो भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर विथ आंसर्स लिखने हैं, और ऐसे आपको आपकी नोट्स प्रिपेयर करनी है, ये वीडियो को देख के, ये टेक्स्ट बुक को देख के, और पीछे दिए गए एमसीक्यू में से आपको चैप्टर नंबर 1 के लिए नोट्स प्रिपेयर करनी है और वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया ऐसा है, तो आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।